नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, हम अपनी पिछली बायोलॉजी की कक्षा के अंदर श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे थे। पहला वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि श्वसन का मतलब क्या होता है। श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का विखंडन, और इसी ग्लूकोज के विखंडन के आधार पे श्वसन को दो भागों में बांटा जाता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। दोनों की हमने डिटेल में चर्चा की थी। और अब उसके बाद हमने बताया था कि श्वसन जिस तंत्र द्वारा हमारे शरीर में किया जाता है उस तंत्र का नाम है श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र मनुष्य का हमें पढ़ना है। और मनुष्य के श्वसन तंत्र में हमने देखा था कितने भाग होते हैं, तो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार वापस बताता हूं आपको कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में कितने भाग होते हैं, उनकी चर्चा हमें करनी है। तो देखते हैं हम मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये मानव का श्वसन तंत्र होता है। इस श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। सबसे पहला पार्ट जो होता है, सबसे पहला पार्ट होता है आपका नोज या फिर नाक, ठीक है ना। ये पहला पार्ट होता है। नाक से वायु एंटर करती है आपके पास ग्रसनी में, जिसको बोलते हैं फेरिंक्स। ग्रसनी से जाती है आपके पास श्वास नली के अंदर, ट्रैकिया, और श्वास नली से आपके पास जाती है फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। और फेफड़े में आपके पास तीन प्रकार से डिवीजन होता है वायु का, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस और आपके पास कुपिका। लास्ट पार्ट आपका कुपिका वाला होता है। ये आपका पूरा का पूरा चक्र है श्वसन का। अब देखिए, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है नाक से। तो सबसे पहला पोर्शन हमारा क्या रहेगा, नाक का रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा रहेगा वो नाक के बारे में रहेगा। तो पहला आपका श्वसन तंत्र का भाग है नोज, जिसको हम बोलते हैं नाक। अब देखिएगा फ्रेंड्स, नोज या फिर नाक का मतलब क्या होता है, नाक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, नाक का मतलब है, सबसे पहले आपके पास श्वसन में क्या काम है नाक का, तो वायु एंटर करती है, एयर एंटर करती है नाक के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला पोर्शन है आपके पास कि एयर का एंटर करना, किसके अंदर, नोज के अंदर एंटर करना। तो सबसे पहला काम है कि जो आपके पास वायु है, वायु प्रवेश करती है। तो वायु प्रवेश नाक से ही करती है। कभी भी ये मत बोलना कि नाक का कार्य होता है ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर करना। ये कार्य नाक का नहीं होता, आगे देखेंगे अपन वो। तो ये आपके पास नाक से सिर्फ वायु एंटर करती है। दूसरा चीज क्या है आपके पास कि नाक के अंदर आपके पास छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। उन नाक के बालों का नाम होता है सीलिया। क्या नाम होता है फ्रेंड्स, सीलिया। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, नाक के बालों को अपन बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया जो होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, ये बाहर से आने वाले जो भी धूल मिट्टी के कण हैं उनसे नाकों को, उन धूल मिट्टी के कणों को फिल्टर करते हैं। जैसे हम मान लो आंधी चल रही है और आंधी के अंदर हम बाहर जा रहे हैं, तो ये जो नाक के बाल है, ये जो आपके पास सीलिया है, ये सीलिया क्या करते हैं, उन धूल मिट्टी के जो कण हैं उनको आपके पास फिल्टर करने का काम करते हैं, ताकि वो धूल मिट्टी के कण हमारे नाकों में ना घुसे और आपके पास घुस के अंदर ना चल जाए श्वास नली में, और जिससे हमें श्वास लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं जो नाक के अंदर घुस जाते हैं, उनको फिल्टर करने का काम करते हैं, उनको छानने का काम करते हैं। तो अगर मैं बोलूं दूसरी बात, पहला श्वसन के अंदर काम क्या है, नाक का वायु प्रवेश कराना। अब नाक के जो बाल है, वो नाक के बालों का नाम होता है आपके पास, नाक के बाल कहलाते हैं सीलिया। और इन सीलिया का काम क्या होता है आपके पास, सीलिया का आपके पास काम होता है कि धूल मिट्टी के कणों को फिल्टर करना। धूल मिट्टी के कणों को फिल्टर करना यानी छानना। ये काम किसका होता है आपके पास, सीलिया का होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है नाक के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि नाक से एक द्रव निकलता है, नाक से आपके पास एक लिक्विड निकलता है। उस नाक के से जो लिक्विड निकलता है उसको हम साधारण भाषा में तो उल्टे उल्टे नाम देते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन साइंस की भाषा के अंदर जो नाक से पानी निकलता है, उस नाक से पानी का नाम होता है आपके पास म्यूकस। ठीक है फ्रेंड्स, तो म्यूकस नाम होता है। तो नाक का जो पानी होता है वो क्या कहलाता है,
नाक का पानी म्यूकस कहलाता है। अपने राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में आप इसको बहुत ही अजीब अजीब नाम से पुकारते हैं, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में आपके पास नाक का जो पानी है उसको अपन म्यूकस के नाम से जानते हैं। ये आपका म्यूकस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्लेष्मा जिसको बोलते हैं अपन, श्लेष्मा, ये आपका नाक का पानी जो है वो श्लेष्मा यानी म्यूकस कहलाता है। तो नोज, नाक, नाक क्या करती है, नाक से वायु एंटर करती है हमारे शरीर के अंदर, उसके मतलब श्वसन तंत्र के अंदर। नाक के बाल क्या कहलाते हैं, सीलिया कहलाते हैं। इन सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया का काम होता है मिट्टी के जो भी धूल मिट्टी के कण है उनको क्या करना, आपके पास फिल्टर करना। अच्छा, नाक का पानी क्या कहलाता है, नाक का पानी आपके पास म्यूकस कहलाता है, श्लेष्मा कहलाता है। इतनी बात मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आई होगी। ये हमारे मानव श्वसन तंत्र का जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम दूसरे भाग पे पढ़ते हैं हमारे श्वसन तंत्र के। चलिए अब देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोर्शन जो आता है आपका वो आता है ग्रसनी, फेरिंक्स। सेकंड पोर्शन आता है ग्रसनी जिसको बोलते हैं फेरिंक्स। अब ये ग्रसनी का क्या खेल है ध्यान से देखिएगा। तो एक बार हम श्वसन तंत्र के ऊपर देखते हैं कि श्वसन तंत्र के अंदर ये ग्रसनी जो है वो क्या काम करती है। देखिए, मैंने आपको पाचन तंत्र बताया था, पाचन तंत्र में भी ग्रसनी बताई थी और बोला था कि ये श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन पार्ट है। तो आखिर ये कॉमन पार्ट किस तरीके से होता है, देखिए ये हमारा सबसे पहले नोजल गेट है, यानी नासा द्वार है जहां से वायु एंटर करती है। ये वायु एंटर कर गई आपके पास इस तरीके से। अब आपके पास ये मुख गुहा है। अब ये ग्रसनी होती है, यहाँ पे ये वाली जो पोर्शन है ये आपका ग्रसनी कहलाता है, ये वाला पोर्शन आपका ग्रसनी कहलाता है। अब देखिए ग्रसनी का क्या काम होता है। देखो मैंने आपको पाचन तंत्र में भी बताया था, ग्रसनी सिर्फ भोजन को भोजन वाली नलिका में यानी ग्रास नली में भेजने का काम करती है, ईसोफेगस में भेजने का काम करती है, उसका पाचन में कोई योगदान नहीं होता। इसी प्रकार ग्रसनी का श्वसन में भी कोई योगदान नहीं होता। ग्रसनी सिर्फ आपके पास ये जो वायु आती है, इस वायु को, ये जो ग्रसनी यहाँ पे है, इस वायु को आपके पास ये श्वास नली जो होती है, इस सांस नली में भेजने का काम करती है। तो वायु को श्वास नली में भेजने का काम करती है कौन, आपके पास ये जो आपके ग्रसनी है, ये जो है वो श्वास नली में भेजने का काम करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है कि ग्रसनी, एक क्वेश्चन पूछा आता है ऐसा कौन सा भाग है जो पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग है, तो वो आपका क्या होगा, ग्रसनी। देखो यहां से वायु आई और यहां से भोजन गया, इन दोनों को अपने अपने रास्ते में पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ग्रसनी के द्वारा किया जाता है। भोजन को ग्रास नली में और आपके पास जो वायु है उसको श्वास नली में। ये ग्रसनी का काम होता है। चित्र में आप आसानी से देख सकते हो, ये आपके ग्रसनी है। अब देखिए ये तो बिल्कुल छोटी सी बात हुई, अब इसको इतना डिटेल कैसे बताएं अपन, क्या होता है ऐसा ग्रसनी के अंदर जो भेज देती है और वो सब क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास जो है, ये मान लो ये आपके पास नोजल वाला पार्ट है यानी नाक वाला पार्ट है, और ये जो आपके पास है ये माउथ वाला पार्ट है यानी मुख वाला पार्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, नाक से वायु एंटर करती है और आपके पास मुंह से भोजन जाता है। ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम है ग्रसनी का। ये आपके पास नाक से वायु एंटर करती है और ये आपके पास मुख से भोजन जाता है। अब क्या होता है, ये आपके पास यहां इस जगह ये ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी क्या करती है आपके पास, फेरिंक्स क्या करती है, ग्रसनी फेरिंक्स क्या करती है, ये इस ग्रसनी इस वायु को श्वास नली से और भोजन को भोजन वाली नली से, ये आपके भोजन वाली नलिका है और ये आपके श्वास वाली नलिका है। तो भोजन को तो भोजन वाली नलिका में और आपके पास जो वायु होती है उसको वायु वाली नलिका में भेजने का काम करती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास ग्रसनी होती है, ये ग्रसनी सीधे कनेक्ट होती है श्वास नली से और आपके पास ये जो भोजन वाली नलिका है ग्रास नली, उससे कनेक्ट होती है। तो क्या होता है कि ये जो श्वास नली है जिसको अपन ट्रैकिया बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, इस श्वास नली के ऊपर
एक ढक्कन पाया जाता है, ये इसका गेट है, ये तो पूरा गेट है, एक दरवाजा है, ग्लोटिस जिसको बोलते हैं, और इस दरवाजे के ऊपर एक ढक्कन होता है, ये ढक्कन क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है, जिसको अपन घाटी का ढक्कन बोलते हैं। तो ये घाटी का ढक्कन एपिग्लोटिस क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे ही नाक से वायु आती है, ग्रसनी उसको रास्ता दिखा देती है कि तेरे को वायु वाली नलिका में जाना है या फिर आपके पास तेरे को भोजन वाली नलिका में जाना है, रास्ता दिखा दिया। लेकिन देखो इतनी समझदार थोड़ी ना होती है वायु या भोजन कि वो अपने आप चल जाएगा। तो ये क्या होता है, जैसे ही आपके पास वायु आती है वैसे ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन इधर हो जाता है आपके पास भोजन की तरफ, भोजन वाली नलिका की तरफ आपके पास इधर हो जाता है पूरा का पूरा, जिससे ये नलिका पूरी ढक जाती है और पूरी वायु श्वास नलिका में एंटर कर जाती है। फिर जैसे ही भोजन आता है ये ढक्कन उधर चल जाता है और आपके पास ये ढक्कन उधर चल जाता है, ये वाला भाग खुल जाता है और भोजन इधर एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही सांस आती है ये भोजन वाले की तरफ चल जाता है, जैसे ही भोजन आता है सांस वाले की तरफ चल जाता है। तो इस प्रकार ये एक स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक स्विच की तरह। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी कौन सी संरचना है श्वसन तंत्र में जो स्विच की तरह कार्य करता है। जैसे स्विच अपने ऑन ऑफ करने वाला होता है ना, लाइट पंखा वाला, जैसे आपको जब लाइट जलानी होती है तो इसको ऑन कर देते हो, फिर लाइट बंद करनी होती है तो बंद कर देते हो। इस प्रकार ये भी जब भोजन आता है तो श्वास नली की तरफ चल जाता है, जब सांस आती है वायु आती है तब भोजन की तरफ आ जाता है। तो इस प्रकार ये एक ढक्कन की तरह, एक स्विच की तरह काम करता है, इसीलिए इसका नाम है घाटी का ढक्कन या एपिग्लोटिस। तो आप ध्यान रखना, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, नाक से वायु जाती है ग्रसनी में, ग्रसनी का काम क्या होता है, ग्रसनी श्वास नलिका से वायु को जोड़ती है, लेकिन श्वास नलिका में भेजने के लिए वहां पे एक ढक्कन पाया जाता है, इस ढक्कन को अपन बोलते हैं घाटी का ढक्कन, एपिग्लोटिस बोलते हैं। और एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस जैसे ग्रसनी से आपके पास वायु आती है वैसे ही आपके पास भोजन वाली नलिका के ऊपर आ जाता है, तो ये वायु किसके अंदर चल जाएगी, श्वास नलिका के अंदर। और फिर जैसे पाचन तंत्र की क्रिया होती है, भोजन आता है आपके पास श्वास भोजन वाली नलिका में जाने के लिए ग्रास नली में, ये ढक्कन उधर चल जाता है और भोजन प्रवेश कर जाता है। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सर एक बात बताओ, ये आप तो बोल रहे हो, बोले क्या ना ये जो एपिग्लोटिस है ये इसके ऊपर आ जाएगा श्वास नलिका के ऊपर, ये ढकना ढक जाएगा पूरा, तो फिर तो श्वास नली ब्लॉक हो जाएगी और फिर आपको तो सांस ही नहीं आएगी, फिर आप मर जाओगे। तो देखो एक साधारण सी बात समझना, जब भोजन आप खाते हो तो मुश्किल से 1 सेकंड के लिए वो भोजन यहां तक पहुंचता है, यहां पे पहुंचने के बाद ये ढक्कन उधर जाता है, ये ढक्कन उधर जाता है और ये भोजन अंदर चल जाता है, फिर ये ढक्कन वापस इधर हो जाता है, फिर आपको सांस आती रहती है लगातार। तो ऐसा तो है नहीं कि आप है ना भोजन को यूं लगातार ठूसते जाते हो यूं कर करके और लगातार ही भोजन गिराते जाओगे इस भोजन वाली नलिका में, जो ढक्कन उधर ही रहेगा। ऐसा संभव भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा भोजन को धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ, तेज तेज भोजन ना खाओ। क्यों, अगर आप जल्दी जल्दी भोजन खाओगे यानी जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो क्या होता है कि ये ढक्कन का है ना मामला इधर उधर हो जाता है, ये कभी तो बेचारा कंफ्यूज होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी, और फिर अगर गलती से मान लो आपका ये भोजन है वो जाके श्वास नली में फंस गया, ये ढक्कन खुला रह गया, श्वास नली में जाके फंस गया, तो फिर क्या होता है, आप बोलते हैं ना भोजन श्वास नलिका में फंस गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, और ज्यादा फंस गया पूरा भोजन, अगर ब्लॉक कर लिया पूरा ही आपके पास श्वास नली को, तो अगर पूरा ही ब्लॉक कर लिया तो फिर क्या होता है, आप बेमौत मारे जाओगे। ठीक है ना, तो आपको कुछ भी मतलब श्वास नली के अंदर ब्लॉकेज होने से मरने का एक नया तरीका मिल जाएगा। तो इसीलिए आप आराम से भोजन खाओ, कभी भी भोजन करते समय, कभी भी खाना खाते समय बातें ना करें। बातें करने से क्या होता है, अगर आप लगातार बातें कर रहे हो, वो भोजन नीचे गया और आपके पास ढक्कन किधर आना चाहिए भाई, भोजन वाली नलिका में जाना चाहिए, ये ढक्कन उधर जाने की बजाय इधर आ जाएगा, तो आपके पास भोजन जो है वो ग्रास नली में जाने के बजाय श्वास नली में चल जाएगा, फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करो कि जब भी आप भोजन खाओ तो बिल्कुल शांति से बिना बोले, खाना खाते समय ना हंसना चाहिए, ना छींकना चाहिए फालतू में, ना खांसना चाहिए जब तक आपको खांसी ना आए, और अगर आए तो भी उसको कंट्रोल करो थोड़ा सा, नहीं तो ये ढक्कन की पोजीशन इधर उधर हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, एपिग्लोटिस घाटी का ढक्कन ही वो संरचना होती है जो वायु को कहाँ पहुंचाती है, श्वास नली में पहुंचाती है। तो आपको ध्यान रखना है, नाक से वायु एंटर करती है, ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से श्वास नली में जाती है, श्वास नली में डायरेक्ट नहीं जाती, एपिग्लोटिस उसको पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरी संरचना थी। एपिग्लोटिस एक स्विच की तरह कार्य करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इतना ही था आपके पास ग्रसनी वाले पोर्शन के अंदर। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा था नहीं है थ्योरेटिकल। तो ग्रसनी का काम सिर्फ इतना ही होता है, ये भोजन को भोजन वाली नली में और सांस को जो वायु होती है उसको वायु वाली नलिका में पहुंचाती है, और इसके लिए जिम्मेदार होता है एपिग्लॉटिस यानी घटी का ढक्कन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अपन वो आपकी जो वायु है वो वायु कहां पहुंच गई, श्वास नलिका में यानी विंड पाइप में पहुंच गई। तो अब हमारा जो तीसरा पोर्शन रहेगा श्वास नली। तो अब हम पढ़ते हैं कि ग्रसनी तो पढ़ लिया हमने, तीसरा अपन पढ़ते हैं श्वास नली। चलिए तीसरा पोर्शन है श्वास नली, और इसका अंग्रेजी में भी नाम ध्यान रखना, अंग्रेजी में ही पूछा जाता है ट्रैकिया इसका नाम होता है। अब देखिए श्वास नली क्या होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्वास नली की जो लंबाई होती है, श्वास नली की लंबाई होती है लगभग 12 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर यानी इसका व्यास कितना होता है, चौड़ाई जिसको आप बोल सकते हो, ये होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये तो इसकी लंबाई होती है, और ये इसकी क्या होती है, व्यास जिसको बोलते हैं, डायमीटर जिसको बोलते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अपन आते हैं श्वास नली के ऊपर। तो ये इस चित्र के अंदर मैंने आपको बताया कि ये तो नासा द्वार है, यानी आपके पास नोज है, नाक से वायु एंटर करती है। ग्रसनी उसको कहां पहुंचा देती है, एपिग्लॉटिस के माध्यम से श्वास नली के अंदर। अब ये रही आपकी श्वास नली। अब श्वास नली के अंदर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि श्वास नली के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए ग्रसनी से आपके पास वायु आती है श्वास नली यानी ट्रैकिया के अंदर। अब ये आपकी ट्रैकिया कहलाती है, ये आपकी श्वास नली है, ये श्वास नली है आपकी। इसकी लंबाई बता दी मैंने, आपको व्यास बता दिया। अब देखो क्या होता है कि इस ट्रैकिया के ऊपर ये सिर्फ देखो श्वास नली जो होती है, जैसे आपके ग्रास नली होती है भोजन वाली नली का, वो ग्रास नली भोजन को लेके जाती है अमाशय में, वैसे ही आपके पास श्वास नली जो है वो वायु को लेके जाती है फेफड़ों के अंदर। और कोई काम नहीं है श्वास नली का, सिर्फ वायु को कहां लेके जाती है, फेफड़ों में। ये डायरेक्ट फेफड़ों में खुलती है, लंग्स में खुलती है और फेफड़ों में लेके जाती है, और कोई काम नहीं होता आपके पास इनका। अब देखिए क्या होता है कि ये जो श्वास नली होती है, इसके लिए एडिशनल बातें करते हैं अपन, कुछ जो एग्जाम में आता है। इस श्वास नली के ऊपर एक डब्बा सा बना होता है, एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है, एक स्वर यंत्र पाया जाता है। उस स्वर यंत्र का नाम होता है लैरिंक्स। बहुत बार पूछा था अंग्रेजी में, लैरिंक्स नाम है इसका, स्वर यंत्र को लैरिंक्स बोलते हैं। ये लैरिंक्स क्या करता है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर, इस लैरिंक्स के अंदर छोटे छोटे आपके पास क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स को अपन बोलते हैं स्वर रज्जु। तो छोटे छोटे स्वर रज्जु पाए जाते हैं जो आवाज बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का काम करते हैं, आवाज बनाने का। तो आप इसको कंठ भी बोल सकते हो, ये कंठ होता है ना हमारा, इसको कंठ भी बोल सकते हो आप। तो ये लैरिंक्स जो है, स्वर यंत्र जो है, ये आपके पास ये ग्रसनी को ग्रास नली से यानी श्वास नली से जोड़ने का काम करते हैं। ये लैरिंक्स ही हैं जो श्वास नली को किससे जोड़ने का काम करते हैं, ग्रसनी से। यानी ग्रसनी से श्वास नली को जोड़ने का काम ये स्वर यंत्र लैरिंक्स करते हैं, जिसको कंठ बोलते हैं अपन। ये कंठ आपके पास वॉइस बॉक्स कहलाते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे रज्जु पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो रज्जु होते हैं, ये क्या काम करते हैं, आवाज बनाने का। मैं अभी बोल पा रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं, इसी स्वर यंत्र के कारण। ये मेरी आवाज बना रहा है, इसी के कारण मैं बोल पा रहा हूं, वरना मैं बोल नहीं पाता। तो आपके पास लैरिंक्स जो है, स्वर यंत्र जो है, वो आवाज बनाने का काम करता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, इस स्वर यंत्र के ऊपर छोटी छोटी सी आपके पास ये उपास्थियां पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। अब ये उपास्थियां क्या होती है, मैं आपको उसके अंदर कंकाल तंत्र के अंदर बताऊंगा, स्केलेटल सिस्टम के अंदर, कि छोटी छोटी जो हड्डियां होती है, उन छोटी छोटी हड्डियों को अपन क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थियां बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इन छोटी छोटी उपास्थियों का नाम होता है एडम्स एप्पल। क्या नाम होता है, एडम्स एप्पल। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम पूछा आता है। लैरिंक्स के ऊपर, स्वर यंत्र के ऊपर कौन सी उपास्थियां पाई जाती है, एडम्स एप्पल। उनका एडम्स एप्पल नाम होता है। तो ये आपके पास श्वास नली है।
श्वास नली के ऊपर आपके पास लैरिंक्स होता है, स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र क्या करता है? आवाज बनाने का काम करता है। महिलाओं में ये जो स्वर यंत्र होता है थोड़ा सा पतला होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज जो होती है वो थोड़ी सी पतली होती है और सुरीली होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, महिलाओं की आवाज पतली और सुरीली होने का कारण क्या है? उनका स्वर यंत्र क्या होता है? पतला होता है, लैरिंक्स पतला होता है। और यहाँ पे आपके पास ये क्या पाए जाते हैं? ये कार्टिलेज पाए जाते हैं, उपास्थि पाई जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। चलिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये एडिशनल बातें हो गई, सिर्फ ये लैरिंक्स वगैरह ये सब एडिशनल बातें हैं। वायु आपके पास नाक से कहां एंटर करी? ग्रसनी में। ग्रसनी उसको लेके गई कहां पे? श्वास नली में। बीच में एपिग्लोटिस था जो उसको भोजन वाली नलिका में जाने से बचा रहा था। उसके बाद आपके लैरिंक्स पढ़ लिया मैंने, स्वर यंत्र जो आवाज बनाने का काम करता है। लैरिंक्स से ये अपन आ गए श्वास नली के अंदर। श्वास नली में वायु एंटर करी, ये ट्रैकिया कहलाती है। अब श्वास नली में क्या होता है? देखो, ये जो श्वास नली होती है ट्रैकिया, इसके अंदर छोटे छोटे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इसमें छोटे छोटे सी आकार के, सी होता है ना अपना सी अल्फाबेट, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? इसको पिचकने से बचाते हैं। श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो श्वास नली को पिचकने से बचाने के लिए कौन से छल्ले पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, बस इतना सा ही ध्यान रखना है हमारे को। श्वास नली ट्रैकिया में सबसे पहले आपके पास क्या होता है? नाक। नाक से ग्रसनी, ग्रसनी से आपके पास क्या हुआ? एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन, जो उसको बचाता है आपके पास किस में जाने से? भोजन वाली नलिका में। स्वर यंत्र आवाज बनाता है जो ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। ट्रैकिया में वायु एंटर कर गई, श्वास नली में वायु एंटर कर गई। अब ये जो ट्रैकिया है, ये जो श्वास नली है, ये जाके डायरेक्ट कहां खुलती है? फेफड़ों के अंदर खुलती है। कहां खुलती है फ्रेंड्स? फेफड़ों में। अब हमारा जो अगला भाग होगा श्वसन तंत्र का, वो क्या होगा? फेफड़े होंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो आपके पास नासाद्वार, ग्रसनी, ये आपकी श्वास नली, ये श्वास नली जाके डायरेक्ट किस में खुलती है? ये श्वास नली जाके सीधी आपकी फेफड़ों के अंदर खुल रही है। ये दोनों आपके फेफड़े रहे, इस तरीके से आप आराम से देख सकते हो। ये दोनों आपके पास फेफड़े हैं, आप इसको थोड़ा सा जूम करके और देख सकते हो। ये दोनों फेफड़े हैं, ये आपकी श्वास नली है, और श्वास नली से दोनों कहाँ जा रहे हैं आपके पास? ये श्वास नली कहाँ खुल रही है? जाके सीधी, ये सीधी फेफड़ों के अंदर खुल रही है। चलिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है? श्वसन तंत्र का अगला भाग, और उस अगले भाग का नाम क्या है? अगले भाग का नाम है फेफड़े। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, अगला पोर्शन है आपके पास फेफड़े, लंग्स। अब देखिएगा फ्रेंड्स, लंग्स क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं। तो सीधा सा ये हमारा लास्ट पोर्शन है श्वसन तंत्र का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न जो है यहीं से आते हैं, और जो आपके पास श्वसन की प्रक्रिया होती है वो पूरी यहीं पे होती है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी की पूरी श्वसन प्रक्रिया जो है, श्वसन तंत्र का पूरा जो होता है काम, वो सब यहीं पे होता है। नाक से आपके पास वायु एंटर करती है, वायु एंटर करने के बाद ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी उसको श्वास नली में पहुंचाता है, और श्वास नली सीधे कहां खुलती है? आके फेफड़ों के अंदर खुलती है, लंग्स के अंदर खुलती है। अब फेफड़ों के अंदर क्या होता है, तो पूरी कहानी अपन समझते हैं कि फेफड़ों के अंदर क्या होता है। तो देखिए, फेफड़े जो होते हैं आपके पास, सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है फेफड़ों के बारे में, जो आपसे पूछे आ सकते हैं। पहले कॉमन वो बात करते हैं, और उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये हमारा श्वसन में क्या काम होता है। पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपसे पूछ ले कि फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो स्टडी ऑफ लंग्स कहलाता है पल्मोनोलॉजी। ये आपका फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है पल्मोनोलॉजी। हिंदी में भी नाम यही है, अंग्रेजी में भी नाम यही है। उसके बाद आपसे पूछ ले नंबर, संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है आपके पास 2।
आपके पास एक तो दायां फेफड़ा और एक होता है बायां फेफड़ा। दो संख्या होती है इसकी, एक तो होता है लेफ्ट लंग और एक होता है आपका राइट लंग, यानी एक तो लेफ्ट और एक राइट, एक तो दायां फेफड़ा और एक आपका बायां फेफड़ा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट लंग होता है, ये जो बायां फेफड़ा होता है, बाएं फेफड़े के अंदर आपके पास दो पालियां पाई जाती है। कितनी पालियां पाई जाती है? दो पालियां होती है। दो पालियां मतलब क्या होता है? लॉब्स, यानी आपके पास दो भागों में बटा होता है। ये दो लॉब्स पाई जाती है, दो पालियां पाई जाती है। जो बायां फेफड़ा होता है वो दो भागों में बटा होता है, जबकि जो दायां फेफड़ा है वो दायां फेफड़ा आपके पास तीन भागों में बटा होता है। इसमें तीन पालियां पाई जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दायां जो फेफड़ा है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है आपके पास लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला दाएं वाले से यानी राइट वाले से छोटा होता है। क्या बोला मैंने? लंग्स का अध्ययन, फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। इनकी संख्या दो होती है और लेफ्ट लंग के अंदर दो पालियां होती है और राइट के अंदर तीन पालियां होती है, लॉब्स होती है। बाएं फेफड़े के अंदर दो होती है, दाएं फेफड़े के अंदर तीन होती है। इसलिए दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से क्या होता है? बड़ा। तीसरी बात यह है कि आपके पास आपसे पूछ ले कि बताओ इनका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो फेफड़ों का कलर आपके पास होता है गुलाबी। कैसा कलर होता है आपके पास? गुलाबी, पिंक आपके पास कलर होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है, पिंक कलर होता है। चलिए अगली बात, आपसे पूछ ले इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार होता है स्पंज। आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज देखा है? स्पंज जैसा होता है बिल्कुल, स्पंज जो ऐसे यूं, नहीं तो आपने देखा होगा कि फोम टाइप एक जो आते हैं, फोम आते हैं, फोम जो जैसे अपने गद्दे होते हैं ना घर में, उस टाइप के छोटे छोटे फोम आते हैं, वो स्पंज की तरह के होते हैं। तो स्पंजी आकार होता है इनका बिल्कुल। वरना आपने अगर थिएटर में मूवी देखने गए हो तो पहले आपने देखा होगा वो शुरू के अंदर ऐड आते हैं मुकेश सुरेश के कि मैंने धूम्रपान किया, स्मोकिंग करने से वो मेरे ये हो गया, फेफड़ों में कैंसर हो गया। तो एक लास्ट में आता है कि वो फेफड़ों से वो तेल निकाल के दिखाते हैं कि कितना धूम्रपान से जमा हो गया उसके अंदर। तो निकालते तो ये स्पंज की तरह इसको दबाते हैं। तो इस फेफड़ा जो होता है ऐसे दबा क्यों पाते हैं? क्योंकि फेफड़ा क्या होता है? स्पंजी होता है, बिल्कुल दबाने लायक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। एक तो होता है आपके पास लेफ्ट लंग और एक होता है राइट लंग। लेफ्ट लंग क्या होता है? जिसके अंदर दो पालियां होती है। राइट लंग के अंदर तीन पालियां होती है और यह बड़ा होता है। और इसका रंग क्या होता है आपके पास? गुलाबी होता है। आकार कैसा होता है आपके पास? स्पंजी होता है। ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ कॉमन बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? अगली बात यह है फेफड़ों के लिए, आपसे पूछ ले कि बताओ फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 180 मीटर स्क्वायर। यानी फेफड़ों का, देखो पूछे आने वाले क्वेश्चन है ये, फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है 180 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये एक जो टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट के जितना होता है। ठीक है ना? टेनिस कोर्ट देखा आपने? टेनिस कोर्ट जहां पे टेनिस खेला जाता है, उसके जितना क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय फेफड़ों का। ये हमें ध्यान रखना है। तो फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर और किसके जैसा होता है? एक टेनिस कोर्ट की जैसा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगली बात, अगली चीज आती है, एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली, फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली, तो फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली, ये आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। फेफड़े को घेरने वाली झिल्ली का नाम होता है प्लूरा। क्या नाम होता है आपके पास? प्लूरा नाम होता है। तो फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली का नाम होता है प्लूरा। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, ये आपके पास एक कॉमन इंट्रोडक्शन था जो लंग्स के बारे में था, फेफड़े के बारे में था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, वो क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट लंग छोटा होता है और राइट लंग बड़ा होता है। तो ऐसा होता क्या है? देखिएगा, ये आपका बायां फेफड़ा होता है, ये बायां फेफड़ा है। इस बाएं फेफड़े के अंदर दो भागों में बटा होता है बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा तीन भागों में बटा होता है। तो बाएं फेफड़े के अंदर एक गुफा पाई जाती है, छोटा सा गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे का नाम होता है कार्डियक गुफा, जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच।
कार्डियक गुफा बोलते हैं या इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। इसी कार्डियक नॉच के कारण, इसी कार्डियक गुफा के कारण आपके पास जो फेफड़ा होता है वो बायां वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था फेफड़ों के बारे में। क्या बताया मैंने बताया फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। तो दो फेफड़े होते हैं, बायां और दायां। बाएं फेफड़े के अंदर दो लोब्स होती है, पालियां होती है, और दाएं फेफड़े के अंदर 3, इसलिए बायां छोटा होता है, दायां बड़ा होता है। चित्र से अपन विशिष्ट रूप से देखेंगे आगे। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बताया आपको कलर कैसा होता है, पिंक, आकार होता है स्पंजी। उसके बाद फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली प्लूरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर, टेनिस कोर्ट के समान। और इसके अंदर एक कार्डियक, बायां फेफड़ा क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक गुफा पाई जाती है, कार्डियक नॉच, एक गड्ढा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने दोस्तों क्या पढ़ा है, आज हमने श्वसन तंत्र स्टार्ट किया, उसके अंदर नाक का काम पढ़ा। नाक का काम होता है वायु एंटर कराना। उसके बाद नाक से वायु गई ग्रसनी में, ग्रसनी भेजती है उसको श्वास नली के पास और भोजन को भोजन वायु नलिका के पास। तो वहां पे एपिग्लोटिस घाटी का ढक्कन पाया जाता है, जो क्या करता है, वो करता है सीधा एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वो सीधा पहुंचाता है श्वास नली में वायु को। श्वास नली के ऊपर पाया जाता है लैरिंक्स, स्वर यंत्र पाया जाता है, जो हमारी आवाज बनाने का काम करता है। अब वायु श्वास नली के अंदर है, श्वास नली से आती है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि फेफड़े क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर फेफड़े क्या होते हैं, कितने होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है आपका कि फेफड़ों का वजन आपसे पूछ ले कि बताओ फेफड़े का वजन कितना होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि वजन, वेट, फेफड़ों का वजन होता है लगभग दोनों का 1.3 से 1.5 kg के आसपास वजन होता है दोनों का, ये हमें ध्यान रखना है। तो फेफड़े का वजन इतना होता है 1.3 से 1.5 किलो, 1.5 किलो के आसपास, ये रेंज के अंदर है। ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन है फेफड़ों का, लंग्स का। अब फेफड़े किस तरीके से काम करते हैं, श्वसन में उनका क्या काम होता है, ये पूरा का पूरा एक वीडियो और लगेगी आपको इसके लिए, क्योंकि फेफड़ों में पूरा डिटेल है आपके पास कि फेफड़ों में क्या होता है, किस तरीके से वायु बढ़ती है, वो आपको पूरा डिटेल रूप से पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए आपको इतना ही है बस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपके किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा और इसके आगे भी अपन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ नया कंटेंट मिल रहा है, ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है जो कुछ हटके हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, अपन को ज़्यादा डीप भी नहीं जाना, जो 11th-12th वाला पोर्शन है वो भी नहीं टच करना क्योंकि वो इतना ज़्यादा आता नहीं है। लेकिन जितना आपके एग्जाम में आता है, जितना आपके पटवारी रीट में आज पूछा जा सकता है, उतना अपन कवर अप करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।